प्रेजेंट टेंस और इसी को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोनों एक ही चीज है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 मीन्स वर्ब का पहला रूप, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये जो पढ़े थे, गो V1, वेंट V2, गॉन V3, स्पीक V1, स्पोक V2, स्पोकन V3। तो यहाँ पर V1 लिखना है। इट्स ओके। अब निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मीन्स हमेशा सेंटेंस में नहीं लगा रहेगा। ऑब्वियसली इंग्लिश सेंटेंस में नॉट लगा रहेगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू प्लीज बी अवेयर ऑफ वन थिंग दैट वी नेवर एवर यूज नॉट अलोन इन अ सेंटेंस। आज से हम लोग जान ले कि नॉट इंग्लिश में अकेले कभी नहीं लगता है, इसको कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। नाउ ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, ये सारा क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स है। अ नंबर ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स आर देयर। अब कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब किस टेंस में लगेगा, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नहीं, जब से हिंदी सेंटेंस में रहेगा तो इंग्लिश में नॉट लगेगा ही। तो कहता है सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज, इसी दोनों में से किसी एक ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम लोग ये नॉट लगाएंगे, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन। While making an interrogative sentence, we always bring the concerned auxiliary verb before the subject. जान लें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न बनाते समय जिस टेंस का, जिस स्ट्रक्चर का या किसी भी वॉइस का जिसका जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उस सब्जेक्ट के पहले चला आता है। प्रश्न में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसका स्ट्रक्चर्स ये है एफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव का, वो हिंदी मैसेज कैसा देता है? इट कन्वेज द मैसेज ऑन दिस पैटर्न, जाता है, जाती है, जाते हैं। यानी कि कोई भी हिंदी सेंटेंस को देखेंगे, सुनेंगे और ये देखेंगे कि अंत में जाता है, जाती है, जाते हैं है या इसी पैटर्न पर सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और एज पर रिक्वायरमेंट वी शैल यूज एनी ऑफ दिस 3 स्ट्रक्चर्स, और जरूरत के मुताबिक इन तीनों में से कोई एक स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। नाउ एफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो एक बात का ख्याल रखेंगे, वो ये कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ये सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब कैसा लगता है? सिंगुलर वर्ब। और जब ये सब्जेक्ट प्लूरल होता है या इस सब्जेक्ट के जगह पर आई या यू हो तो हम लोग इस वर्ब को कैसा यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। ये कहाँ करते हैं? सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय, एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय करते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट दिस सिंगुलर वर्ब इज, व्हाट दिस प्लूरल वर्ब इज। अंडरस्टैंड? नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जो आंख से दिख रहा है सब नाउन। तो नाउन में जब हम लोग एस लगाते हैं तो क्या बन जाता है? प्लूरल। पेन नाउन है, सिंगुलर है, प्लूरल बनाएंगे तो पेन्स, एस कर दिए, एस ऐड कर दिए। यस, फैन, पंखा, सिंगुलर है, नाउन है, प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे? उसमें ऐड कर दिए, वी ऐड एस टू दिस वर्ड फैन, देन इट बिकम्स प्लूरल। फैन्स क्या हो गया? प्लूरल। चेयर सिंगुलर है, नाउन है और इसको प्लूरल बनाना है, चेयर्स, यानी प्लूरल हो गया ये नाउन एस लगाने से। वर्ब में बिल्कुल बात उल्टा होता है। अगर इस वर्ब में एस या ई एस ऐड कर देते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है। जैसे स्पीक मीन्स बोलना, ये प्लूरल वर्ब है और वर्ब स्पीक्स कर दिए तो क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर हो गया।
रन दौड़ना, ये एक वर्ब है। वर्ब किसको कहते हैं? काम को कहते हैं, एक्शन को कहते हैं। रन ये क्या है? प्लूरल। अब इसमें एस या ईएस ऐड कर दिए, रन्स, ये सिंगुलर हो गया। तो इस तरीके से वर्ब में एस या ईएस को जब ऐड करते हैं तो उसे सिंगुलर वर्ब कहते हैं, और इसी को आप V5 के नाम से भी जानते हैं। अब so we can say that all the verbs available in English dictionary are in the plural form. In order to make them singular, we need to add s or es to them. जितना डिक्शनरी में verbs लिखा हुआ है वो सब क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस ऐड करते हैं। अब ये सिंगुलर सब, अब यहाँ पर डू कहाँ और डस कहाँ, तो यहाँ पर ही जान लो। जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाओगे तो डू डज की जरूरत होगी ही, तो याद रखना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं, और प्लूरल और आई और यू के साथ हम लोग डू लगाते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर। और बिफोर वी मूव अहेड, लेट्स बी एक्वेंटेड विद ऑल द टर्म्स यूज्ड इन दिस स्ट्रक्चर। सारे शब्दों से वाकिफ हो जाए इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े। सब्जेक्ट काम करने वाला आदमी को कहते हैं, जो काम करता है उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। V1 काम है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम का असर जिस पर पड़ता है। अब कोई भी सेंटेंस जाता है, जाती है, जाते हैं के पैटर्न पर रहेगा, हम लोग समझ जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और हम लोग इन्हीं की मदद से बनाएंगे। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, राहुल प्रत्येक महीने एक नई घड़ी खरीदता है। अब इसका इंग्लिश बनाइए। तो जब कभी भी हिंदी का इंग्लिश बनाएंगे तब ऐसे सोचना, सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम और सबसे अंत वाला काम को पढ़िए और रुक जाइए, स्टे फॉर अ व्हाइल, और सोचिए राहुल खरीदता है, बाकी को छोड़ो। अब इतना पढ़ने के बाद शुरू वाला आदमी का नाम यानी सब्जेक्ट और अंत वाला काम को पढ़कर समझिए ये कौन सा टेंस का है। थिंक अ लिटिल। राहुल खरीदता है, जाता है, जाती है, इसी पैटर्न पर है। वी गॉट टू नो दैट दिस इज बेस्ड ऑन दिस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब ये स्ट्रक्चर लगाइए। इन तीनों में से कौन लगाएंगे? तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, नॉट तो है नहीं, प्रश्न तो है नहीं, एफर्मेटिव सेंटेंस। तो इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला, राहुल, और V1 है बाई। अब यहां पर ध्यान रखना, एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं। तो राहुल सिंगुलर है, एक व्यक्ति है, राहुल 22। अब V1 के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते किसको है? समथिंग दैट इज अफेक्टेड बाय अ वर्ब इज सेड टू बी एन ऑब्जेक्ट। काम का असर जिस पर पड़े उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो खरीदने का असर किस पर? एक नई घड़ी। तुरंत वर्ब के 1 के बाद ऑब्जेक्ट लिखिए, अ न्यू वॉच। अब ये जो टाइम है इसको शुरू में भी लिख सकते हो, अंत में भी लिख सकते हो, प्रत्येक महीने, एवरी मंथ। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। रवि एन मौके पर मेरे भाई को धोखा देता है। बनाइए। तो सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम और अंत वाला काम को पढ़िए। रवि धोखा देता है, बाकी सबों को छोड़िए। इतना पढ़ने के बाद हम लोग समझ गए रवि धोखा देता है, जाता है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो एफर्मेटिव का है, तो क्या करोगे? फार्मूला लगाइए, रवि धोखा देने का डिसीव, डिसीव। अब सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में एस करते हैं, डिसीव्स। सब्जेक्ट प्लस V1, V1 के बाद ऑब्जेक्ट। धोखा देने का असर किस पर? मेरे भाई को। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम का असर जिस पर पड़ता हो, माई ब्रदर। अब उसके बाद पीछे से आगे आओ, वर्ड ब्रिंग जो है लिख दो, एन मौके पर, इन द नीक ऑफ टाइम। एक और एग्जाम्पल लो, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून बनाते हैं। फिर देखिए, तो सेंटेंस क्या हो गया? सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम, मुख्यमंत्री बनाते हैं, ये लिखे, देखे, बाकी सबों को छोड़ दिए।
शुरू वाला आदमी का नाम, अंत वाला काम। एफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले लिखे द चीफ मिनिस्टर, सब्जेक्ट। बनाना का होता है मेक, तो मिक्स किए, मेक में एस क्यों ऐड किए? क्योंकि मुख्यमंत्री सीएम सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। मेक में एस कर दिए तो ये वर्ब ऐड सिंगुलर बन गया। द चीफ मिनिस्टर मेक्स, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, तो बनाना का असर किस पर? एक सख्त कानून, तो स्ट्रिक्ट लॉ। सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का काम खत्म, बना लिए। अब पीछे से आओ, जो शब्द है उसको ऐड कर दो, अगेंस्ट करप्शन। फिनिश्ड। टेक वन मोर सेंटेंस इन द नेगेटिव फॉर्म। मेरा दोस्त समय पर मेरी मदद नहीं करता है। सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम, मेरा दोस्त मदद नहीं करता है। अब क्या ये नेगेटिव सेंटेंस है? तो वन थिंग इज क्वाइट ऑब्वियस दैट वी शैल गो फॉर दिस स्ट्रक्चर। हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। नेगेटिव है तो बनाइए, शुरू वाला आदमी का नाम, अंत वाला काम पहले बनाए, इस फॉर्मूला को लगाए, इस स्ट्रक्चर को लगाए। माई फ्रेंड, शुरू वाला आदमी का नाम, फिर अंत वाला काम को, माई फ्रेंड डज नॉट हेल्प। ये डज क्यों लगाए? क्योंकि माई फ्रेंड सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर नेगेटिव बनाना हो तो डज के साथ नॉट लगाते हैं। सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज में नॉट ऐड किया, फिर V1, माई फ्रेंड डज नॉट V1 हेल्प, और V1 के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको है? काम का असर जिस पर पड़े। तो हेल्प, मदद करने का असर किस पर? अब ये सेंटेंस पढ़कर देखना होगा। मेरे दोस्त समय पर मेरी मदद नहीं करता है, मदद करने का असर मेरी पर, यानी मी। यही ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद लिख दिए। उसके बाद समय पर, इन टाइम, ऑन टाइम भी कर सकते हो। नाउ द सेंटेंस बिकम्स माई फ्रेंड डजंट हेल्प मी इन टाइम। टेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लीजिए। क्या रोहित तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है? अब क्या है ये? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन, एंड ऑलवेज रिमेंबर, जिस क्षण पता चल जाता है, द मोमेंट वी गेट टू नो दैट सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, तो एक बात तो तय है कि हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। We need to bring the auxiliary verb before the subject. If you don't do this, the statement will not be considered a question. क्या रोहित दुर्व्यवहार करता है? पहले इतना का बनाए, सेंटेंस क्या हो जाएगा? अब ये क्वेश्चन है, ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर लाइए। रोहित सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम लोग लगाते हैं डज, तो डज को लिखिए, डज सब्जेक्ट V1। डज रोहित मिसबिहेव, डज रोहित V1 मिसबिहेव, दुर्व्यवहार करना। अब पीछे से आइए, तुम्हारे साथ, तो क्या किए? विथ यू, सिंपल। नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल। वे लोग यह घृणित काम क्यों करते हैं? क्वेश्चन है, ऑक्सिलरी वर्ब बार। तो सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम, वे लोग क्यों करते हैं, पहले तो इतना ही बनाना होगा। करना का इंग्लिश क्या होता है? डू। तो अब बनाइए। तो जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाहर आता ही है, लेकिन ध्यान रखना है जब कभी भी कोई WH वर्ड रहता हो, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, हु, विच, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे वर्ड्स को WH वर्ड कहते हैं। अगर क्वेश्चन में ये WH वर्ड्स हो तब ऑक्सिलरी वर्ब के पहले WH वर्ड लिख देना। तो वे लोग क्यों करते हैं, क्वेश्चन तो है, तो सबसे पहले क्यों के लिए हम लोग क्या करेंगे? वाई, ऑक्सिलरी वर्ब तो बाहर आएगा ही, दे के साथ दे क्या हो गया? प्लूरल, प्लूरल के साथ डू, वाई डू दे। अब अंत वाला काम क्या है? करना, डू। ये डू तो ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आया, ये डू मीन्स करना। अब करना का असर किस पर? यह घृणित काम, दिस हीनस work. The sentence becomes, why do they do this heinous work? Now based on the simple present tense or the present indefinite tense, there are 3 Hindi sentences to be translated into English by you. ये 3 sentences हैं जो आपको इंग्लिश में करना है। Pause the video and convert them into English. Do fast.
सेंटेंस क्या हो गया? ऑल द पीपल ऑफ दिस एरिया, काम करने वाला, ये पूरा हो गया। और सब्जेक्ट के बाद V1 प्रेज, प्रेज मीन्स प्रशंसा करना। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू के साथ प्लूरल वर्ब। तो इस क्षेत्र के सभी लोग यानी प्लूरल है तो वर्ब को प्लूरल रखेंगे, यानी वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। वर्ब में एस या ईएस लगाने से तो सिंगुलर हो जाता है। तो ऑल द पीपल ऑफ दिस एरिया हम लोग यूज किए प्लूरल वर्ब प्रेज, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिस्टर वर्मा, प्रशंसा करने का असर जिसे पड़ता है उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट। सो द सेंटेंस बिकम्स ऑल द पीपल ऑफ दिस एरिया प्रेज मिस्टर वर्मा। सेकंड क्वेश्चन, सरकार आवश्यक सामग्रियों का दाम नहीं घटाती है। नेगेटिव सेंटेंस, सरकार नहीं घटाती है, शुरू वाला आदमी का नाम, अंत वाला काम। द गवर्नमेंट, अब नॉट लगाना है, गवर्नमेंट सिंगुलर तो डज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज लगाते हैं। द गवर्नमेंट डज नॉट रिड्यूस, द गवर्नमेंट डज नॉट रिड्यूस, और रिड्यूस मीन्स घटाना। और घटाने का असर किस पर? क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, घटाने का असर आवश्यक सामग्रियों का दाम, द प्राइस ऑफ नेसेसरी कॉमोडिटीज, कॉमोडिटीज मीन्स सामग्रियां। सेंटेंस बिकम्स द गवर्नमेंट डज नॉट रिड्यूस द प्राइस ऑफ नेसेसरी कॉमोडिटीज। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, क्या वे लोग अभी भी तुम्हारे भाई की बुराई करते हैं? वंस अगेन शुरू वाला आदमी का नाम, क्या वे लोग बुराई करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न है। डू बाहर आया, डू दे क्रिटिसाइज, डू दे क्रिटिसाइज, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, क्रिटिसाइज मीन्स बुराई करना, बुराई करने का असर किस पर? तुम्हारे भाई पर, वो किए योर ब्रदर, बाकी जो बचा अभी भी लिख दिए। हालांकि स्टील को हम लोग क्रिटिसाइज के पहले भी लिख सकते थे। डू दे still criticize your brother? We could also have written like this. In this way, this is a simple present tense or the present indefinite tense.